हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को अभी तक न्यूमेरिकल के 2 वीडियो भेज चुके हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का तीसरा वीडियो होगा और ऑलमोस्ट इसमें आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर है आपका 15 और जो एक्सरसाइज का नंबर होगा आपके वो होगा 22। तो ये क्वेश्चन क्या है, 300 यानी 300 केल्विन पर 1 लीटर विलेन में विले 36 ग्राम ग्लूकोज का परासरण दाब 4.98 बार है। यदि उसी ताप पर विलेन का परासरण दाब 1.52 बार हो तो विलेन की सांद्रता क्या होगी। आपको निकालना क्या है, सांद्रता निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए हम फिगर 1 बनाते हैं। ये सॉल्यूशन है ग्लूकोज का और इसमें इस सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम है 1 लीटर। कितना है, 1 लीटर। और इस 1 लीटर में 36 ग्राम क्या घुला हुआ है, ग्लूकोज घुला हुआ है। ठीक। और इसका परासरण दाब कितना पाया गया, इसका जो परासरण दाब है वो है 4.98 बार। ठीक है ना, इतना है इस विलेन का। अब क्वेश्चन में फिर अगला क्या पूछ रहा है आपसे कि अगर टेम्परेचर को हम चेंज ना करें, यानी टेम्परेचर कितना रहे 300 केल्विन ही बना रहे, तो एक दूसरा विलेन है ग्लूकोज का और ये भी 1 लीटर है। और अगर इसका परासरण दाब, इस विलेन का जो परासरण दाब है यानी पाई, वो 1.52 पाया जाए, मान लीजिए इसका मेजरमेंट किया जाए, तो ये भी ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ग्लूकोज इसमें घोला गया है। लेकिन कितना घोला गया है ये हमको नहीं पता है। ठीक ना। तो आपसे पूछ रहा है कि इस विलेन की सांद्रता क्या होगी, और सांद्रता आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपको डब्ल्यू ना पता हो। तो डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपके पास 2 तरीके हैं इसके। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं कैसे सवाल को लगाएंगे। तो पहली बात तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इस सॉल्यूशन का जो ग्लूकोज का दूसरा वाला सॉल्यूशन है जिसका परासरण दाब इतना बार 1.52 बार पाया गया है, इसका आपको सांद्रता निकालना है। तो एक फार्मूला होता है आपके पास, पाई इक्वल टू CRT, ये वाला फार्मूला है। इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक की कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं जो वैल्यू हमको दी गई है, और दूसरे की कंसंट्रेशन तब हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड करना चाहें कर सकते हैं, चाहे इस फार्मूले से आगे बढ़ सकते हैं और चाहे ऐसे भी बढ़ सकते हैं। पाई इक्वल टू सी को हम ब्रेक करें अगर, तो ये आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू वी आर टी, क्योंकि सी इक्वल टू क्या होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन, और मोलों की संख्या होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक ना। तो ये फाइनल हमने ब्रेक कर दिया। तो चाहे आप इस फार्मूले से आगे बढ़ें चाहे इससे करें, दोनों से आपका सवाल आ जाएगा। ठीक ना। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वाले से। तो जो इस विलेन का परासरण दाब है उसके लिए हम 1 कर लें या सीधे यही वैल्यू रखें, मतलब यही सिंबल रखें, और इसके लिए हम 2 कर सकते हैं या डैश लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो मान लेते हैं इस वाले विलेन का ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं परासरण दाब है 4.98 बार, ये हो गया। ठीक है। सी इसका निकालना है, आरटी दोनों जगह रहेगा कॉमन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आपको इसको कुछ नहीं करना है अभी, ना ही इसमें आपको गिवन है, और टेम्परेचर गिवन है तो उसका कोई रोल यहाँ नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। सी कैसे निकालें हम, इस वाले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो देखिए बच्चों, सी इक्वल टू क्या होता है, n/v, और n/v का मतलब होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन v। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सी निकल आएगा। तो सी इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल w की वैल्यू है 36 ग्राम, 36 ग्राम ग्लूकोज डाला गया है, और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान ये है, और ये होता है 180, ये हम नीचे आ जाएगा, 180 यहाँ रख देते हैं। और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, ये हो गया वैल्यू। तो आपका सी की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 180। ठीक ना, इतनी बात सुनाई। अब इस वाले फार्मूले को हम मिटा देते हैं क्योंकि हमने इससे कर लिया है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, बात एक ही है। अब यहां पर आ जाइए, इस विलेन का जो परासरण दाब है उसको हम क्या कर लें, इससे दिखा दें डैश से, और इसकी वैल्यू हमको पता है कितना है, 1.52 बार। लेकिन इस विलेन की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता, उसको हम सी डैश से दिखा दें, वो हमको पता नहीं है, ये हमको पता करना है। ठीक ना। अब क्या करें हम, इसका फार्मूला लिखें, पाई डैश इक्वल टू CRT, और इसके लिए फार्मूला तो ये लिखा हुआ है, पाई इक्वल टू CRT। ठीक ना। अब दोनों को हम क्या करें, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये वाला। ठीक है ना। अब समीकरण 1 डिवाइडेड, यानी डिवाइड कर दें समीकरण 2 से।
समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 है पाई इक्वल टू सी आर टी, और ये है अपान पाई डैश, यहां कर देते हैं, इज इक्वल टू सी डैश आर टी। तो इसमें आर कांस्टेंट है, टी भी सेम है, इसलिए हमने इसमें कोई डैश वैश नहीं लगाया क्योंकि दोनों के लिए सेम था। अब इसमें से आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास रिलेशन जो बचा वो हम यहाँ लिख देते हैं, पाई इक्वल टू पाई डैश, पाई अपॉन पाई डैश इक्वल टू सी अपॉन सी डैश। बस इन्हीं की वैल्यू पुटअप कर दो, आपका सवाल आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी है, ये लिखा हुआ है 4.98 बार, यानी पहले वाले सोल्यूशन का जो परासरण दाब है वो है 4.98 बार, और दूसरे वाले का 1.52 बार, इज इक्वल टू पहले वाले की कंसंट्रेशन आप लोगों ने निकाल रखी है 36 अपान 180, 36 अपान 180 नीचे आ जाएगा, और यहीं पर सी डैश भी रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा ना, ये 36 अपान 180, 180 नीचे आ गया, तो वही मैंने डायरेक्टली लिख दिया, नहीं तो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, 180 इंटू सी डैश। तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो सी डैश आपका निकल आएगा। सी डैश का मतलब हो गया इस वाले विलेन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये पता चल जाएगा हमको। ओके, तो देखिए कर लेते हैं इसको, इसको डिवाइड यहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 18 1 जा और 18 2 जा, ये हो गया। तो ये सी डैश इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो 1.52 इंटू 2 अपॉन 4.98 इंटू 10, ये वाला फार्मूला बन जाएगा सी डैश का। तो सी डैश की वैल्यू आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा, ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसे डिवाइड करना है, तो सी डैश का यानी इस सॉल्यूशन की सीधे कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। तो एक बार आपको यहाँ पर पहले कंसंट्रेशन निकालना होगा, एक सॉल्यूशन की आप निकालिए, दूसरे की आपकी आ जाएगी। तो अगर इसको कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 0.0610 एम आ जाएगा, यानी मोल पर लीटर आ जाएगा। तो आप चाहे तो लिख दो मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल एम लिखकर भी छोड़ सकते हो। तो ये दूसरे वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ गई सी डैश सांद्रता। तो इस तरह से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला उसका क्वेश्चन नंबर है 16, और एक्सरसाइज में इसका नंबर होगा 26। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है कि आप डाटा को देख करके या जो वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में उसको देख करके कंफ्यूज ना हो। समझाते हैं आपको। लिखा है यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है, ठीक ना। तो जो झील है उसमें जो जल है उसका घनत्व दिया है, ठीक है, तथा 1 किलोग्राम जल में 92 ग्राम Na प्लस आयन मौजूद है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम जल है, उसमें 92 ग्राम Na प्लस आयन है, तो झील में Na प्लस आयनों की मोललता की गणना करो। तो मोललता आपको निकालना है, और अगर आपको विलायक का द्रव्यमान दे ही दिया गया है तो हमको इसकी आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी, ठीक ना। देखिए विलायक के द्रव्यमान को जो आपको हमने सिंबल बताए हैं उस सिंबल के हिसाब से अगर आप नोट करें तो विलायक का द्रव्यमान हम नोट करते हैं कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल W की वैल्यू हो गई 1 kg, ये आपको दिया ही है। और विलेय पदार्थ इसमें सोडियम प्लस आयन है, यानी सोडियम आयन है, तो विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को हम दिखाते हैं स्मॉल w से, वो भी है 92 ग्राम, ठीक है। और क्या चाहिए होता है मोललता के लिए, विलेय पदार्थ, जो विलेय पदार्थ है सोडियम आयन, इसका मोलर मास चाहिए होता है, जिसको हम m से दिखाते हैं, स्मॉल m से, वो होता है 23 ग्राम पर मोल। अब हम करना क्या है, सिर्फ फार्मूला लगाना है और सवाल लग जाएगा। तो देखिए मोलरता, मोललता है, मोललता इज इक्वल टू होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। और यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि हमने आपको जो फार्मूला बताया होगा यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब आपको नहीं करना है, क्योंकि ये बताया भी था कि अगर आपको विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में दे दिया जाए तो चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, और चेंज नहीं करेंगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की या गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप केवल अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। स्मॉल w की वैल्यू है 92 ग्राम, इसका मोलर मास होता है 23 ग्राम पर मोल, और विलायक का जो द्रव्यमान है वो 1 है, तो ये आ जाएगा 92 अपान 23, और इसको सॉल्व करिए तो मेरे ख्याल से 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8 1 9, हाँ, तो 4 टाइम्स ये चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपका मोललता आ गया 4। तो यहाँ पर मोलल शब्द यूज कर दिया जाएगा, तो यही इसका मात्रक हो जाता है।
तो मोललता विलयन की कितना आ गई, 4 मोलल। यानी जो आपसे पूछा जा रहा है कि झील में Na+ आयनों की मोललता कितनी होगी, तो आपको पता चल गया कि झील में Na+ आयनों की जो मोललता होगी वो होगी 4 मोलल, यानी 4 मोलल। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। छोटा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि वैल्यू भी दे रखी है और आपसे सवाल भी जो पूछा जा रहा है, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि इसका हम इस्तेमाल कहाँ करें, आप कुछ देर इसके लिए परेशान हो सकते हैं। तो फिलहाल ध्यान दीजिए अपने पॉइंट्स पर, क्या आपको निकालना है उस पर फोकस करिए। जो वैल्यू गिवन है कौन सी कम पड़ रही इस पर ध्यान दीजिए, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन ही आपका है क्वेश्चन नंबर 17 और एक्सरसाइज में जो नंबर इसका होगा वो 27 है। तो क्या क्वेश्चन है, यदि CuS का विलेयता गुणनफल 6 × 10⁻16 है तो जलीय विलयन में CuS की अधिकतम मोलरता की गणना करनी है। यानी मोलरता की गणना करनी है, उसमें एक शब्द यूज कर दिया गया अधिकतम। तो अधिकतम मोलरता से मतलब क्या है, अधिकतम मोलरता, तो मोलरता जो होती है वो तो सांद्रता होती है। अधिकतम मोलरता मतलब कि उससे ज्यादा विलेय पदार्थ उसमें ना घुल सके, और इस टर्म को हम किसके समतुल्य, किसके इक्वल मान सकते हैं, विलेयता के, किसके, विलेयता यानी सॉल्बिलिटी के इक्वल मान सकते हैं। तो वास्तव में ये जो क्वेश्चन है इसमें एक वर्ड और भी है, विलेयता गुणनफल। और विलेयता गुणनफल को हम किस सिंबल से दिखाया करते हैं, KSP से। और जो विलेयता है इसको सिंबल देते हैं S। और ये सारे टॉपिक कहाँ के हैं, 11th क्लास का आपका जो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, इक्विलिब्रियम। ठीक ना। तो वहां से क्वेश्चन लिया गया है। हालांकि पूरा का पूरा अगर देखा है तो क्वेश्चन वहीं का हो गया। सॉल्यूशंस इसका क्या संबंध है, जो इसमें मोलरता एक पूछ लिए हैं वही थोड़ा सा रिलेट करना चाहते हैं कि क्या आपको ये बातें पता हैं या नहीं पता है। ठीक ना। तो देखिए ध्यान दीजिए कि जो पिछला आप लोग पढ़ चुके होते हैं उसका ऐसा नहीं कि कोई अब आगे यूज नहीं होना है, वो सारे कॉन्सेप्ट वगैरह सब फिर से यूज होते हैं। उसका ये एक एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन नंबर जो 27 आपके एक्सरसाइज का है वो टोटली बेस्ड है कहाँ से, इक्विलिब्रियम पर। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे, बहुत इजी सवाल है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो CuS है, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पार्शियली आयोनाइज हो जाएगा, Cu++ और S+- में। ठीक ना। तो वहां पर एक फार्मूला होता है कि ये जो सॉल्ट है, चूंकि एक कैटायन और एक एनायन दे रहा है, तो 1:1 टाइप का सॉल्ट है। तो 1:1 टाइप के सॉल्ट के लिए एक फार्मूला होता है KSP = S², सॉल्बिलिटी का स्क्वायर। ओके, ये वाला फार्मूला होता है, इसी से आप निकाल सकते हैं। और रूल आप थोड़ा सा सिखा दें तो मान लीजिए कि CuS जो कॉपर सल्फेट है, इसकी सॉल्बिलिटी, जो इसकी विलेयता है पानी में, मान लेते हैं वो S है, तो इसकी भी S होगी। दोनों की सॉल्बिलिटी कितना हो जाएगी, S मोल पर लीटर, S मोल पर लीटर। अब यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगा, यानी जो इक्विलिब्रियम का सिद्धांत है साम्यावस्था का, तो एक साम्यस्थिरांक आता है, तो उसमें K = क्या हो जाएगा, Cu++ की कंसंट्रेशन इंटू S∬- की कंसंट्रेशन अपॉन CuS। अब इसको अगर हम सही से लिखें तो यहाँ सॉलिड लिखना है ठोस, यहाँ एक्वस लिखना है AQ, ये पानी में घुल जाते हैं AQ। ठीक है ना, ये चीज है। और सॉलिड का जो मोलर कंसंट्रेशन होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर कंसंट्रेशन होता है, वो 1 मान लिया जाता है। तो ये वाला अगर यहाँ पहुंच जाएगा तो K × CuS = Cu++ इंटू S∬- ये होता है। और इन दोनों के बदले ये भी कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम, और ये कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। इन दोनों के प्लेस पर वही यूज कर लिया जाता है KSP। अब इनकी कंसंट्रेशन या इनकी सॉल्बिलिटी कितनी है, S है, इसकी भी S है, तो इन दोनों के प्लेस पर S रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, KSP = S² आ जाएगा। तो ये आप चाहो तो इसको एक बार देख लेना अपने पिछले वाले चैप्टर में, मतलब पिछले क्लास के चैप्टर में जो इक्विलिब्रियम वाला है, साम्यावस्था वाला, तो उसमें ये रिलेशन आपको मिलेगा। बस इसी रिलेशन का इस्तेमाल करना है और लगा देना है सवाल। तो देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देते हैं। KSP की वैल्यू आपको गिवन है 6 × 10⁻16 = S²। तो S = क्या हो जाएगा, √6 × 10⁻16। तो ये हो जाएगा S = ये इसका तो निकालोगे बाहर तो 10⁻8 हो जाएगा। तो 10⁻8 √6, तो 6 का जो रूट ले लोगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो S = कितना, √ इसका करोगे तो ऑलमोस्ट वो 2.4 आएगा, दशमलव के 1 डिजिट तक ले लिया हमने।
और 10⁻⁸ हो जाएगा मोल पर लीटर। तो अधिकतम से मतलब हमारा विलेयता से होता है, क्योंकि विलेयता की जो डेफिनेशन है वो भी आपके काम की है, तभी आप ये कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि अधिकतम मोललता को हम क्या मान लें, विलेयता मान लें। विलेयता की परिभाषा भी ये होती है कि एक निश्चित विलायक में किसी विलेय पदार्थ की कितनी अधिकतम मात्रा उसमें घोली जा सकती है। तो कितनी अधिकतम मात्रा उसमें घोली जा सकती है किसी विलेय पदार्थ की, वही उसकी क्या हो गई, अधिकतम मोलरता हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ से रिलेशन है, इसलिए किसी भी कॉन्सेप्ट का ऐसा नहीं है कि यूज ना हो। और विलेयता तो इस चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था, सोल्यूशन में भी। ठीक है ना। बस ये रिलेशन यहाँ नहीं है, ये रिलेशन आपको 11th क्लास में मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया 2.4 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका फिनिश होता है। तो आप सीधे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस फार्मूले का, और अगर पूरा डिराइव करना चाहते हैं तो ये भी है, और इसके बाद भी और डिटेल चाहते हैं तो पीछे भी जाके देखना चाहते हैं तो आप 11th वाली बुक कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 और एक्सरसाइज में आपका नंबर है 28। एसीटोनाइट्राइल्स में एस्प्रिन की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना करनी है। किसको निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत को निकालना है। किसका, एस्प्रिन का निकालना है। एसीटोनाइट्राइल इसका मतलब क्या है, यहाँ पर विलायक की तरह यूज होगा, और एस्प्रिन आपका विलेय पदार्थ होगा, और विलेय की आपका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो बहुत आसान सा है। जबकि क्वेश्चन में आगे देखिए और क्या लिखा है, जबकि एस्प्रिन का 6.5 ग्राम एसीटोनाइट्राइल के 450 ग्राम में विलेय है। तो मतलब ये आपका है 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल है, और उसी में एस्प्रिन को डाल दिया गया है, एस्प्रिन को घोल दिया गया है, और पूछा जा रहा है एस्प्रिन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। ठीक ना। तो इसमें करना क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए, जिसका आपको द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए उसका द्रव्यमान ऊपर, और डिवाइड करना होता है, भाग करना होता है विलेयन में उपस्थित जो विलेय और विलायक हैं दोनों के द्रव्यमान से। तो पहले हम निकाल ले दोनों का द्रव्यमान। तो इसमें एसीटोनाइट्राइल आपका हो गया विलायक, हम यही वर्ड यूज कर लें, विलायक और विलेय, नहीं तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा बार बार। विलायक, और एस्प्रिन हो गया आपका विलेय, तो हम यही वर्ड यूज कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हम आपको बताया ना, इसमें आपको ऊपर लिखा होगा, थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ा होगा। एसीटोनाइट्राइल जो इसमें है इसको आप मान लीजिए विलायक, एसीटोनाइट्राइल यहाँ लिख दे रहे हैं। एसीटोनाइट्राइल को आप कंपेयर कर लीजिए विलायक से, और जो एस्प्रिन है इसको आप मान लीजिएगा विलेय, ये विलेय पदार्थ है। ठीक ना। क्वेश्चन के बाद ओवर राइटिंग कर रहा है इसमें, तो यही वर्ड हम यूज कर लें, लास्ट में आपको पता चल ही जाएगा किसका क्या द्रव्यमान प्रतिशत है। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए पहले विलेयन का कुल द्रव्यमान निकालना होता है। तो विलेयन का कुल द्रव्यमान मतलब विलेयन का कुल द्रव्यमान, ये किसके इक्वल होगा, विलेय और विलायक के द्रव्यमान के इक्वल हो गया, विलेय प्लस विलायक, ठीक है, का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान इसमें कितना है, ये गिवन है आपको 6.5 ग्राम, प्लस विलायक का है 450 ग्राम। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 456.5 ग्राम। ठीक है ना, इतना आ गया आपका। अब इसमें आपको विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो विलेय हमने किसको माना है, विलेय मतलब एस्प्रिन, एस्प्रिन का द्रव्यमान प्रतिशत, ये हो जाएगा, एस्प्रिन का द्रव्यमान कितना है 6.5, जिसका निकालना होता है उसका ऊपर रख दीजिए, और विलेयन का कुल द्रव्यमान नीचे रख दीजिए। तो 456.5, और परसेंटेज निकालने इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, एक डिजिट के बाद दोनों जगह दशमलव है, हटा देते हैं, तो यह जाएगा 6500/4565। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी आंसर आता है वही क्या हो जाएगा, एस्प्रिन का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 1.424। तो ये परसेंटेज में आपका आ जाएगा, परसेंटेज लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपका फिनिश हो गया। कोई इसमें समस्या आप नहीं होनी चाहिए, और चूंकि इसमें बस ये सब वर्ड यूज़ किए गए थे, इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, पता नहीं क्या दिखा हुआ है।
तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो बस फोकस रखना है कि हाँ इसमें कौन विलय की तरह है और कौन विलायक की तरह है। जब ये सब रिजॉल्व कर लेंगे तो समस्या नहीं होगी आपको। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 19 और एक्सरसाइज में आपका नंबर है 29। ठीक है, दोनों नंबर लिख के चलना है। तो ये क्वेश्चन है, मार्फिन के समान यौगिक नेलॉर्फिन, ये भी कंपाउंड है, इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, का उपयोग औषधि के रूप में नशे के दुष्प्रभावों के लिए उपचार में किया जाता है। इसके लिए मरीज को इतना की डोज, जैसे आप लोग टेबलेट खाते हैं ना तो उसकी भी अपनी एक डोज होती है, तो वैसे ही नेलॉर्फिन अगर नशे के जो दुष्प्रभाव है उसको खत्म करना है तो उस पेशेंट को इतना दिया जाना चाहिए, 1.5 मिलीग्राम, mg का मतलब मिलीग्राम, मात्रा दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल नेलॉर्फिन विलेन की मात्रा की गणना करिए। ठीक ना, तो आपको निकालना है कि विलेन की मात्रा, क्या निकालना है, विलेन की मात्रा, कि वो विलेन की मात्रा नेलॉर्फिन की जिसमें कि मरीज को 1.5 मिलीग्राम मिल जाए। ठीक ना, जैसे आप सिरप पीते हैं कभी, तो सिरप में 5 ml आपने डाला तो उसमें लिखा होता है कि अगर आप 5 ml पिएंगे, 10 ml पिएंगे तो इतना मिलीग्राम आपके अंदर पहुंच जाएगा। तो वैसे यहाँ पर भी है, हमने एक फिगर बना भी रखा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये दवा है नेलॉर्फिन, ठीक ना, और इस विलेन की जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल। यानी आप जब इसको पिएंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल, तो मोलल के फॉर्म में हम जान के कुछ कर नहीं सकते, हमको चाहिए मिलीग्राम या ग्राम के फॉर्म में। ठीक है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, तो देखिए उद्देश्य क्या है इसका, कि पहले आप इसको एक्सप्लेन करें इसका मीनिंग क्या होता है। तो आपको बताया हुआ है इस क्वेश्चन में एक चीज़ और देख लीजिए कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, काम की चीज़ें यहाँ है और यहाँ है बस, लेकिन आपको एक दिन और बताया था कि इनके क्वेश्चंस में जो एनसीईआरटी के होते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है क्वेश्चन पढ़ने से, और आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये नहीं पढ़ते ही आप डर जाइए पहले, पता नहीं मार्फिन नेलॉर्फिन क्या आ गया, कुछ इससे कोई खास मतलब नहीं होता है, बस आपको सूचना मिल गई, आप घबराते हैं कि नहीं, ये भी टेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए कि मार्फिन जो होता है वो एक क्या होता है, एक ड्रग भी है और मतलब नशा भी उत्पन्न करता है काफ़ी, और उसके प्रभाव को दूर करने के लिए नेलॉर्फिन दिया जाता है, नशा को दूर करने के लिए। तो आपको दो जानकारियां मिल गई कि मार्फिन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और नेलॉर्फिन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी होगी, जबकि चैप्टर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सब इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। चलिए फिर सवाल पर आते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 1.53 इंटू 10⁻³ मोलल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें नेलॉर्फिन बोला गया है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ शुरुआत करते हैं, यहाँ से कर देते हैं कि 1.5 इंटू 10⁻³ मोल नेलॉर्फिन घुला है या प्रेजेंट है, घुला है कितने में, 1000 ग्राम या 1 kg आप कर सकते हैं, 1000 ग्राम विलायक में। ठीक ना, तो अभी हमको विलेन की मात्रा नहीं पता है, क्योंकि एक विलेन के दो घटक होते हैं, जो विलायक है उसका तो अमाउंट हमको पता चल गया 1000 ग्राम, लेकिन जो विलेय पदार्थ है उसका अमाउंट अभी ग्राम में हमको पता नहीं है, हमको मोल्स में पता है। तो खैर एक्सप्लेन हमने कर लिया है, अब क्या करेंगे, हम मोल्स इसका निकाल लेंगे, सॉरी मोल्स नहीं, वेट निकाल लेंगे। तो ये देखिए फार्मूला होता है कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो हमको नेलॉर्फिन का द्रव्यमान चाहिए, ये फार्मूला है। ठीक है, अब मोल के प्लेस पर हम मोल रख दें नेलॉर्फिन का, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मोल हो गया। द्रव्यमान हमको पता करना ही है, तो द्रव्यमान को हम द्रव्यमान लिख देते हैं, और इस नेलॉर्फिन का मोलर द्रव्यमान आप निकालोगे तो आ जाएगा 311। ठीक ना, यानी 19 कार्बन इनको जोड़ना है, 21 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 3 गुणे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो आपको बहुत बार बताया है, इसको आप कर लीजिएगा, तो 321 आ जाएगा। तो द्रव्यमान कितना आ गया निकल करके, द्रव्यमान इसका आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से इसको कर दीजिए, तो 15 1 जा 15 हो गया, 116, और ये हो जाएगा 46। ठीक ना, 15 1 जा 15, 1 कैरी हुआ, और 5 लिख दिया, 15 1 जा 15, 116, 1 कैरी हुआ, और 15 3 जा 45, 1 46, एक डिजिट के बाद दशमलव भी है, और यहाँ पर 10⁻³ भी है। अब देखो क्या कर लें, इसको इक्वल कर लेते हैं ये ग्राम में वैल्यू आएगी। अब दशमलव को हम इधर ले आए तो ये पूरा पावर हट जाएगा आपका, तो यह आ जाएगा 0.4665। तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम लोग कितना मान लें,
0.467 कर लेते हैं, ये 5 हटा देते हैं, 7 कर लेते हैं, तो इतना ग्राम हो गया। ठीक है ना। तो अब हमको पता चल गया कि जो हमारे पास ये नेलॉर्फिन का विलेन रखा हुआ है इतना मोलल, इसमें पूरा विलेन का अमाउंट क्या हो सकता है। तो यहाँ विलेन का द्रव्यमान अब निकल सकता है, तो यहाँ लिख देते हैं विलेन का द्रव्यमान। ध्यान रखिएगा ये सब नेलॉर्फिन विलेन के लिए ही बोला जा रहा है। तो विलेन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो उसको लिखेंगे नहीं, हम सीधे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। विलायक का द्रव्यमान है 1000 ग्राम, ये प्लस विलेय का द्रव्यमान कितना है अभी निकाला आपने 0.467 ग्राम, तो कितना वैल्यू आ गई यहीं पर कर देते हैं, ये हो जाएगा 1000.467 ग्राम, इतना आ गया। ठीक है ना। अब रीजनिंग हम कर लें कि चूंकि 0.467 ग्राम नेलॉर्फिन के लिए आवश्यक विलयन की मात्रा कितना हो गई, यही 1000.467 ग्राम। ठीक है, यानी जब आप इस विलयन को इतना ग्राम जो सीसी में रखा हुआ है, अगर आप 1000.467 ग्राम विलयन ऐसे पी जाएं तो आपके पास नेलॉर्फिन कितना पहुंचेगी शरीर में, सिर्फ 0.467 ग्राम पहुंचेगी, इतना पहुंच जाएगी। तो अब देखना है क्या ये रिक्वायर्ड है कि नहीं है, तो और रीजनिंग करते हैं। हमको तो इतना पहुंचाना है शरीर में 1.5 मिलीग्राम, तो अगर हम मान लीजिए 1 ग्राम भेजना चाहते हैं तो कितना चाहिए होगा, तो 1 ग्राम नेलॉर्फिन के लिए आवश्यक विलयन की मात्रा 1000.467 अपॉन 0.467, इतना ग्राम हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना, इतना मिलीग्राम, तो इस मिलीग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लें। तो अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होगा। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तो इसलिए 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम नेलॉर्फिन के लिए आवश्यक विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 1000.467 अपॉन 0.467 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ इतना हो जाएगा। तो अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो वही आपकी क्या हो जाएगी, नेलॉर्फिन विलयन की मात्रा हो जाएगी, जो हमको निकालना है ये, कि इतना हम जब पिएंगे तो हमारे पास 1.5 मिलीग्राम अमाउंट जाएगा। ठीक है ना। तो ये सॉल्व करने पर वैल्यू आ गई 3.21 ग्राम। ठीक है ना। इसका मतलब समझ पाए कि जो ये विलयन रखा हुआ है इसमें से आप मान लीजिए कितना ग्राम ले लिए, ये मेजरमेंट के लिए ढक्कन है मान लीजिए, या कोई वेसल है, तो इतना मान लीजिए आपने पी लिया, और ये कितना अमाउंट है 3.21 ग्राम। इतना विलयन, ये पूरा सॉल्यूशन आपने इतना वजन करके पी लिया तो आपके अंदर 1.5 मिलीग्राम मात्रा पहुंच जाएगी, जो कि रिक्वायर्ड डोज है। तो यही कहने का मतलब है कि आपको अगर अपने अंदर नेलॉर्फिन विलयन का, इस विलयन का 1.5 मिलीग्राम पहुंचाना है तो आपको 3.21 ग्राम मात्रा पीनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज में आपका 30 है। तो मेथनॉल में 250 ml 250 ml 0.1 m विलयन बनाने के लिए बेंजोइक अम्ल की मात्रा की गणना कीजिए। यानी बेंजोइक अम्ल की मात्रा आपको निकालनी है। आपको करना क्या है, वो एक फिगर बनाते हैं। देखिए, आपको करना यह है कि बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक शॉर्ट में लिख दें, बेंजोइक बी, और अम्ल के लिए एसिड लिख देते हैं। ठीक ना, समझ जाओगे आप लोग। बेंजोइक एसिड इसमें आपको घोलना है, और यहाँ पर ब्लैक की तरह कौन वर्क करेगा, मेथनॉल। तो मेथनॉल में आपको घोलना है, और जब विलयन बन जाए तो उसका पूरा वॉल्यूम कितना होना चाहिए 250 ml, ये कंडीशन है। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, यानी सांद्रता, इसकी सांद्रता जो विलयन बना उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए 0.15 m, यानी मोलरिटी हो गई उसकी 0.15 m। तो बेंजोइक एसिड का जो अमाउंट, कितनी मात्रा आप इसमें घोल दें, यही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक ना, मात्रा, ये है जो आपका क्वेश्चन है। तो बहुत आसान सा है, चूंकि हमने पता कर लिया इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है। तो विलायक है मेथनॉल,
और विलेय है आपका बेंजोइक एसिड, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। फार्मूला क्यों लिखना है आपको, मोलरिटी का फार्मूला सबको याद होगा, m इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ये वैल्यू पुटअप करो बस आ जाएगा। देखिए जो विलेन बन के तैयार होगा उसकी मोलरिटी आपको पता है, ठीक है ना, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए 0.15। ये विलेय है यानी बेंजोइक एसिड की मात्रा यही है विलेय, और बेंजोइक एसिड का मोलर मास आपको यहाँ से निकाल लेना है, जो कि कितना आएगा आपका, यह आ जाएगा 122 इंटू 1000 अपॉन वी, यानी जो विलेन बन के तैयार होगा उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 250, तो 250 रख दीजिए, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 122 इंटू 250 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 1000। इसको सब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करिए फिर मल्टीप्लाई करिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.575 ग्राम, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आसानी से लग गया, इसमें कुछ खास नहीं था, बस आप समझ लें इतना, तो ये मैंने समझा दिया आपको कि कैसे कैसे सोल्यूशन बनेगा। तो ये हो गया कि बेंजोइक अम्ल की कितनी मात्रा इसमें घोलनी पड़ेगी, 4.57 ग्राम, ये W जो है, तो क्लियर हो गया ना, इतना आप डिजोल्व कर देंगे, फिर पानी मेथनॉल मिला करके पूरा वॉल्यूम आपको इसमें 250 ml कर देना है, तो आपकी सांद्रता इतनी हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज में आपका नंबर 32। तो छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफी बड़ा हो सकता है, देखिए ध्यान से। तो ये है 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, इस एसिड के 10 ग्राम को 250 ये ml, ये ग्राम होगा मेरे ख्याल से, 250 ग्राम जल में विलय करने पर उत्पन्न हिमांक में अवनमन की गणना करनी है आपको। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या हमको गिवन है, पहले नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर इसका नाम तो पूरा है 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, इसको हम एसिड लिख लेते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा तो बड़ा लंबा नाम हो जाएगा। तो देखिए एसिड का द्रव्यमान यानी अम्ल का आपको द्रव्यमान दिया गया है, अम्ल का द्रव्यमान ये आपको गिवन है, और इसके सिंबल भी हम यूज करते चलते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से इसको दिखाएंगे, क्योंकि कैलकुलेट करने में फिर हम सिंबल का ही सहारा लेंगे। तो ये है 10 ग्राम, और इसको 250 ग्राम जल में अगर डिसॉल्व किया जा रहा है तो इसका मतलब आपको विलायक का द्रव्यमान भी पता है, और विलायक के द्रव्यमान के लिए सिंबल आपको बता रखा है कैपिटल W। तो कैपिटल W की वैल्यू कितनी हो गई 250 ग्राम, ठीक है ना। और आपको पूछा जा रहा है कि अगर हम इसको विलीन कर देंगे पानी में तो उत्पन्न हिमांक में अवनमन कितना होगा, यानी हिमांक अवनमन को आप दिखाते हैं डेल्टा TF से, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू मोललता, ये फार्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, मोललता, ठीक है ना। तो मोललता हम निकाल लेंगे क्योंकि हमको मास पता है। अच्छा एक चीज इसमें और बताते हैं आपको कि चूंकि ये 2-क्लोरोएस्टिक प्रोपेनोइक एसिड जो है एक एसिड है, और जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा मतलब पानी में घोला जाएगा तो ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट मतलब इसका वियोजन होता है। तो वियोजन में होता क्या है एसिड का, ये हो जाएगा CH3CH2Cl COOH, ये जल में विलीन करने पर डिसोसिएट हो जाएगा और डिसोसिएट होकर देगा आयंस CH3CH2Cl COO माइनस प्लस H प्लस लिख सकते हैं या H3O प्लस भी लिख सकते हैं, वाटर में है तो यहाँ हम एक्वस लिख देते हैं, एक ही पानी में सब घुला होगा, ये आयन है। तो इसका मतलब ये विद्युत अपघट्य हो गया, और अगर विद्युत अपघट्य का विलयन है तो हम नॉर्मली इस फार्मूले में 1/2 फैक्टर को मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये पूरा फार्मूला बन गया आपका। तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलरिटी, मोललता का फार्मूला, मोललता आपने कहा ये फार्मूले का इस्तेमाल करके हमको डेल्टा TF निकालना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, लास्ट में भी देखेंगे। पहले मोललता निकालते हैं, मोललता का फार्मूला आपको पता है क्या था, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W, ये फार्मूला है। तो स्मॉल w की वैल्यू यानी विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम है, और इसी विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है वो है 122.5, आप निकाल लेंगे,
निकालना कई बार सिखा चुके हैं इसका मोलर द्रव्यमान, और 1000 इंटू यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 250, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए, ये 4 टाइम डिवाइड हो गया, अब आपके पास आ गया यहाँ पर वैल्यू 40/122.5। तो जो आपकी विलेन की मोललता आ जाएगी, यानी उसी को हम सांता भी कह सकते हैं, वो कितना आ जाएगी। तो ये अगर कैलकुलेशन आप करेंगे इसका, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 0.3264, ठीक ना। तो विलेन की मोललता आ गई, आप इसके आगे मोलल वर्ड यूज कर सकते हैं, मोलल, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आप ध्यान रखेंगे, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो इस तरह से हमने विलेन की मोललता तो निकाल ली है, केएफ हमको यहाँ गिवन है, सिर्फ इसमें समस्या है सिर्फ आई की। आई कैसे पता करें, चलिए तो एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं आगे। ये आपको आयनेशन हमने बताया था कि ये विद्युत अपघट्ट है, किस तरह से आयनाइज होता है, किस तरह से विभाजित होता है ये। अब देखिए आई कैसे निकालेंगे। आई वियोजन के लिए आपको हमने लास्ट में जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें फार्मूला बताया था कि अगर आपको वियोजन विद्युत अपघट्ट का वियोजन हो जाता है तो उसके लिए फार्मूला है एल्फा, वियोजन की मात्रा है ये, एल्फा इज इक्वल टू 1/2 फैक्टर -1 और n-1। यहाँ n आपको पता होना चाहिए क्या है, कि वियोजन के बाद कितने आयंस बन रहे हैं, तो 2 आयंस बन रहे हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर समस्या आ गई इसमें, आई हमको पता करना है लेकिन अल्फा नहीं पता है, ठीक है। अब अल्फा कहाँ से लाएं, देखिए समस्या पर समस्या आ रही है। तो अल्फा देखिए कहाँ से आएगा, उसके लिए के की वैल्यू दी है। एक फार्मूला बताया था आपको कि ये मेनली 11th में होगा आपका, ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम एक है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट का जो वियोजन होता है उसमें कैसे क्या चीजें होती हैं, तो उसी के लिए फार्मूला है ये। लेसन नंबर 7 होगा फर्स्ट बुक का 11th क्लास का, तो उसमें फार्मूला ये है, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि फार्मूला होता है आपका के ए इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपान 1 - अल्फा, ये कंप्लीट फार्मूला होता है 1 - अल्फा, ये पूरा फार्मूला है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट कर देते हैं 1 - अल्फा को, यानी अगर हम कर दें 1 - अल्फा को सपोज करने लगभग कितना 1, तो ये फार्मूला आपका ये पूरा फैक्टर नीचे वाला जो है वो 1 हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। यानी ऐसी स्थिति में फार्मूला आपका बन गया के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। सी यहाँ पर है विलेन की सांद्रता। अब हमको चाहिए क्या अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए अपान सी अंडर रूट, ठीक है ना। तो वैल्यू सब आपको दी ही गई है, तो आप वैल्यू पुटअप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, के की वैल्यू आपको दी है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक दिया है 1.4 इंटू 10⁻³ और कंसंट्रेशन विलेन की जो है वो आपने निकाल ली है, विलेन की सांद्रता निकाल ली आपने। तो यहाँ मोलरता है, सॉरी मोललता के फॉर्म में सांद्रता दी है, वही हम यूज करेंगे 3264, तो यह जाएगा 0.3264। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पर 0.065। पूरा सॉल्व करिएगा आप लोग, इसको इससे डिवाइड करिए फिर अंडर रूट लीजिए, तो ये अल्फा की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है ना। अब इस अल्फा की वैल्यू का यूज करके हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा के प्लेस पर हम रख दें 0.065 इज इक्वल टू आई -1 और ये 2 - 1 हो जाएगा, तो आई -1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ ये पूरा माइनस करोगे 1 बचेगा और 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 0.065। अब आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 पूरा इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.065, तो हम सीधे ऐड करके लिख देते हैं 1.065, ये आई की वैल्यू आ गई। अब जब आई की वैल्यू आपको मिल गई तो आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिए, बस काम खत्म। तो यहाँ पर देखिए अब अगला फाइनल क्वेश्चन, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, फार्मूला यहाँ है, वैल्यू सीधे पुटअप कर रहे हैं, वैल्यू रखते जा रहे हैं, उसका मान आई की वैल्यू हमको मिल गई है यहाँ पर 1.065 इंटू के एफ की वैल्यू गिवन है 1.86 और मोललता जो आपकी निकल गई है वो 0.3264। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इतने को, तो डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.65, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, चूंकि इसमें सब जो के एफ की वैल्यू है वो केल्विन में यूज की गई, तो यहाँ केल्विन आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में आ जाएगा, तो केल्विन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी वैल्यू आपकी निकल आई, तो ये आंसर हो गया इसका जो आपको चाहिए था। तो कितने स्टेप थे इसमें देखिए ध्यान से। अब इसका आयनेशन का पूरा फार्मूला मैंने नहीं लिखा है, ये फार्मूला आपको बता दिया है, इससे आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो कैसे कैसे, पहला स्टेप हमने ये किया, पहले तो जो वैल्यू हमको गिवन थी वो किया, फिर हमको निकालना क्या था उसके लिए मैंने फार्मूला नोट कर लिया। अब उस फार्मूले में क्या चाहिए था, आई,
जो कि हमको पता नहीं था, मोललता चाहिए थी, मोललता निकाल लिया हमने। आई को पता करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में अल्फा आ गया, अल्फा को निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें के चाहिए, के गिवन है आपको एसिड का, तो इस तरह से हमने अल्फा निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करी, आई आ गया, आई से फिर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हिमांक का अवनमन कितना होगा विलेन में जब हम इस 2-क्लोरोएस्टिक प्रोपेनोइक एसिड को जल में घोल देंगे 10 ग्राम, तो ये आंसर आपका आ गया। ओके, अब बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 और एक्सरसाइज में आपका नंबर होगा 33। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, CH2FCOOH यानी फ्लोरोएस्टिक एसिड कह सकते हैं इसको, फ्लोरोएस्टिक एसिड के 19.5 यानी 19.5 ग्राम को 500 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है ना। प्रेक्षित हिमांक में अवनमन 1.0 डिग्री सेल्सियस है, 1/2 कारक तथा CH2FCOOH यानी फ्लोरोएस्टिक एसिड के वियोजन स्थिरांक की गणना करनी है। यानी हमको दो चीज निकालना है, एक तो आई फाइंड आउट करना है और दूसरा है वियोजन स्थिरांक को हम दिखाते हैं Ka से, ये निकालना है। दो चीजें हो गई। हमको दिया गया है फ्लोरोएस्टिक एसिड का ये द्रव्यमान दिया गया है, अगर हम सिंबल के फॉर्म में नोट करें इसको तो W लिखेंगे इसके, चूंकि ये विलेय पदार्थ है, मतलब स्थिति ये है कि ये 500 ग्राम वाटर है, 500 ग्राम, और इसमें 19.5 ग्राम फ्लोरोएस्टिक एसिड डाल दिया गया, डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया गया है। तो यहाँ पर ये फ्लोरोएस्टिक एसिड एक विद्युत अपघट्य है, इसका मतलब अगर ये इसको पानी में हम घोल रहे हैं तो इसका वियोजन भी होगा, तभी इसमें 1/2 गुणक पूछा गया आपसे, तो ये विद्युत अपघट्य है, ठीक है ना। तो ये स्थिति है कि 19.5 ग्राम फ्लोरोएस्टिक एसिड को इसमें 500 ग्राम जल में घोला गया है। तो ये विलेय हो गया और विलायक हमारा जल ही है, तो इसका अमाउंट यानी विलेय पदार्थ का जो अमाउंट है वो है 19.5 ग्राम, और कैपिटल W जो विलायक का अमाउंट होता है वो है 500 ग्राम, ठीक है। और एक काम हम लोग और कर लेते हैं, इसका जो मोलर मास है यानी मोलर द्रव्यमान है वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सारे न्यूमेरिकल्स में मोलर द्रव्यमान को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। ये मोलर द्रव्यमान है, इसका मोलर द्रव्यमान आएगा 78 यानी 78 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, ग्राम पर मोल, ये हो गया। अब इसमें आपको निकालना है आई, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। अच्छा, एक चीज और दिया है इसमें, डेल्टा TF भी दिया है आपको, लिखा ना, प्रेक्षित हिमांक में अवनमन इतना हो रहा है, यानी हिमांक में कमी जो हो रही है वो इतना हो रही है, डेल्टा TF दिया है 1.0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हो गया पूरी वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, हम फार्मूला लगाएंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू मोललता, और मोललता का सीधे फार्मूला ही लिख दें, स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू 1000 अपान कैपिटल W। ये वैल्यू सारी हम पुटअप करेंगे, यहाँ पर रखेंगे सबके मान, तो आई की वैल्यू हमारी निकल आएगी, ठीक ना। एक तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसी फार्मूले से क्या निकालें, आप पहले मोलर द्रव्यमान निकाल लें। क्या निकालें? मोलर द्रव्यमान, और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान आपका निकल आएगा, और कैलकुलेटेड आप 78 होता है जो इसके परमाणु भार से निकालेंगे, उसको डिवाइड करके आप आई भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा तरीका हो जाएगा, लेकिन हम इस तरीके से फॉलो करेंगे, थोड़ा सा छोटा है। तो देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पहले पुटअप कर लेते हैं। तो डेल्टा TF की वैल्यू है 1 और आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, निकालना है। KF की वैल्यू भी दी गई है 1.86, ठीक ना, ये हो गया, इनटू ये स्मॉल w की वैल्यू कितना है 19.5 अपॉन 78 इसका मोलर द्रव्यमान है, इंटू 1000 अपॉन ये हो जाएगा 500। तो ये वैल्यू निकाल ली हमने। अगर इसको हम डिवाइड करें यहाँ पर तो ये 4 टाइम जाएगा, और ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए इसके, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5। तो 2.5 अपॉन 5, तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0.5 आ जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू आई इंटू 1.86 इंटू 2.5, इसको भी डिवाइड कर दें अगर, ये 0.5 हो जाएगा, इसको हम 0.5 लेते हैं, 0.5। ओके, ये वैल्यू आ गई। तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 अपान 1.86 इंटू 0.5, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1.0753, 26 करके आती है, राउंड ऑफ करने में 2 को 3 कर दिया गया, तो ये वैल्यू आपकी आई की निकल आई, ठीक ना। तो 1/2 फैक्टर निकल आया। एक कंफ्यूजन इसमें हो सकता है
कि यहाँ पर 1.0 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक ना। इसको केल्विन में चेंज करें कि ना करें, एक्चुअली में ये डिफरेंस होता है। तो डेल्टा TF ये होता है T0F माइनस T0 सोल्यूशन। तो अगर ये डिग्री सेल्सियस में दोनों है तो डिफरेंस इनका 1 ही आएगा। अगर हम केल्विन में लेंगे तब भी डिफरेंस कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अमूमन वही वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने आई निकाल लिया, आई कैलकुलेट हो गया आपका 1/2 फैक्टर। अब 1/2 फैक्टर से हम क्या करेंगे, हमको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी वियोजन स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक निकालने के लिए हमको अल्फा पता होना चाहिए, क्योंकि एक फार्मूला आपको बताया था भाई पिछले वाले में भी कि K इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, ये वाला फार्मूला होता है। तो हमको अल्फा चाहिए। अल्फा हम कैसे निकालें, देखिए इसी का जो 1/2 फैक्टर का फार्मूला है, रिलेट है ये, अल्फा इक्वल टू होता है I माइनस 1 और N माइनस 1। इस फार्मूले से हम अल्फा निकाल लेंगे। तो देखिए अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, I की वैल्यू कितना आई 1.0753 माइनस 1 अपॉन N की वैल्यू कहाँ से लाएंगे। तो N की वैल्यू देखिए यहीं पर कर दे रहे हैं केवल रखने के लिए। जो ये फ्लोरोएस्टिक एसिड है ये विद्युत अपघट्य है, तो इसका वियोजन होगा, और जब वियोजन होगा तो मिलेगा आपको CH2FCOO माइनस प्लस H प्लस एक्वस, ठीक ना। तो इसका मतलब इसके वियोजन से 2 आयंस जनरेट हो रहे हैं। एक मोल फ्लोरोएस्टिक एसिड का डिसोसिएशन या वियोजन होता है तो 2 मोल्स जनरेट हो रहे हैं आयंस, ठीक है ना। तो N की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, तो 2 रख देंगे। 2 माइनस कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू, इसमें 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.0753 अपान 1, तो वही वैल्यू आ जाएगी 0.0753। तो अल्फा की वैल्यू भी हमको पता हो गई। ओके, तो अल्फा की वैल्यू जब आपको मिल गई तो अब इस फार्मूले में आप पुटअप कर दीजिए वैल्यू की। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा C। अब इसमें कंसंट्रेशन आप कहाँ से लाओगे, तो कंसंट्रेशन मतलब विलयन की सांद्रता से है, और विलयन की सांद्रता यहाँ पर विलयन की मोललता होगी। ओके, और मोललता को देखिए यहाँ पर जो हमने डिवाइड किया था तो उसको अलग से लिख लिया था कि बार बार फिर उसको हमको करना ना पड़े। आप चाहो तो अलग से मोललता निकाल सकते हो, तो मोललता निकालोगे तो भी कितना आएगा 0.5 आएगा। तो वही वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर दें, तो C के वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, ये है 0.5 और अल्फा की वैल्यू है 0.0753 का स्क्वायर करना है अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा की फिर से वैल्यू वही 0.0753। तो कुछ केसेस में इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर रख देते हैं वैल्यू तो पूरा एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा, नहीं तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। तो अब इस पूरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हैं K इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0030, ठीक है ना, इतना आ गया। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, दशमलव को यहाँ पर ले आएंगे तो आ जाएगा ये 3.0 इंटू 10⁻³ तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी Ka की। तो इस तरह से दोनों आपको मिल गया, एक वैल्यू आपकी थी I की, एक आंसर आपका ये वाला हो गया और दूसरा आंसर आपका Ka का हो गया। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, एक्सरसाइज का नंबर है 34। क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिए ध्यान से। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है, मिलीमीटर मरकरी है। 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में इतने ही टेम्परेचर पर यानी 293 केल्विन पर घोलने पर जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जल का वाष्प दाब आपको निकालना है कब, जब सॉल्यूशन बन गया है। यहाँ पर इसके प्लेस पर और क्या लिखा जा सकता है, विलयन के वाष्प दाब की गणना करो, तब भी आप यही काम करेंगे। क्यों, देखिए ये जल है और शुद्ध जल का वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब आपको गिवन है, कितना है 17.535 mmHg, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसमें हमने ग्लूकोज डाल दिया, क्या घोल दिया हमने, ग्लूकोज C6H12O6। तो अब हमको विलयन मिलेगा, जब ग्लूकोज पानी में घोल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, विलयन। अब चूंकि ग्लूकोज कैसा है आपका, ग्लूकोज जो होता है वो अवाष्पशील है, यानी वाष्पित नहीं होगा, उसका वेपर्स नहीं बनेगा। तो जब वेपर्स बनेगा नहीं तो ग्लूकोज का वाष्प दाब भी नहीं होगा। तो फिर से वाष्प दाब होगा किसका, जो इसमें विलायक है, इसमें जो ग्लूकोज घुले हैं इनका नहीं होगा, ये वाष्पित ही नहीं होते हैं। तो जो जल है इसमें वही फिर से वाष्पित होगा। तो चाहे आप इसको जल का वाष्प दाब कह लो
लेकिन विलेन में। और चाहे आप कह सकते हो विलेन का वाष्प दाब, क्योंकि विलेन में जल और ग्लूकोज है, ग्लूकोज वाष्पित नहीं होगा, तो सिर्फ कौन होगा, जल ही होगा। तो जल का जो वाष्प दाब आएगा वही विलेन का भी वाष्प दाब होगा। बाय द वे क्वेश्चन इस तरह से कभी आ जाए तो मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं यहाँ पर, चाहे जल का वाष्प दाब पूछा जाए चाहे विलेन का, आपको निकालना विलेन का ही वाष्प दाब है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपको गिवन है। वही तरीका है कि जो गिवन है आप उसको नोट करिए और जो नहीं गिवन है उसको आप पता लगाइए। ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं। टेम्परेचर की कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पर। जल का वाष्प दाब यानी ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं 17.535 mmHg। प्रेशर को उसका जो यूनिट है चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रेशर हमारे उसी में निकलेंगे। ये हमको इसमें दिया है तो हम दूसरा वाला निकालेंगे जो, वो इसी में निकाल लेंगे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब जब विलेन बन गया है तब यहाँ पर जल का जो वाष्प दाब है उसको हम बोलेंगे पीएस, यानी विलेन का वाष्प दाब। ये हमको पता लगाना है। ठीक है। और क्या गिवन है, ग्लूकोज 25 ग्राम घोला गया है। तो ग्लूकोज यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो इसका जो हमको मास दिया है वो हमको पता है, कितना ग्राम घोला गया है, 25 ग्राम। और इसी ग्लूकोज का मोलर मास यानी जैसे आप मोलर द्रव्यमान कहते हैं उसको एम से दिखाया हमने, वो होता है 180। ये आपको गिवन नहीं है, आपको खुद से पता करना पड़ेगा। फार्मूला लिखा आपने, इन सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दिया। ठीक है ना। तो इतना ग्राम पर मोल हो जाएगा। बार बार यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, वो सब कैंसिल आउट हो ही जाते हैं। तो ये हो गया मोलर मास। इसी तरह से दूसरा है विलायक जल है। तो जल का जो द्रव्यमान है कैपिटल डब्ल्यू से दिखाएंगे उसको, और वो है 450 ग्राम। ठीक है ना। और इसका जो मोलर द्रव्यमान है ये है 18 ग्राम। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों का सिंबल तो कैसा है, डिफरेंट है, फिर भी इसमें क्या करते हैं कि इसमें डैश लगा लेते हैं, इसमें डैश लगा लेते हैं। ये विलायक के लिए हो जाएगा, और जिसमें डैश नहीं लगा है वो विलेय पदार्थ के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। तो ये वैल्यू हमको इतनी गिवन है। अब इस पर हम कौन सा फार्मूला लगाएं। ठीक है ना। तो पी नॉट पी एस, इसमें आपका जो राउल्ट का, सॉरी हाँ, राउल्ट का जो नियम है उसी का जो एक दूसरा स्टेटमेंट है अवाष्पशील पदार्थों के लिए, अवाष्पशील पदार्थ को विलयन में घोला जाता है, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज हम निकालेंगे कैसे, विलेय के मोल अपॉन n प्लस एन। अब यहां पर एक काम करेंगे कि जो ये वैल्यू है n प्लस एन को, यहां पर हम क्या करते हैं, n प्लस एन को लगभग मान लेते हैं किसके, कैपिटल N के। कैपिटल N क्या है यहाँ पर, ये विलायक का मोल है, और स्मॉल n क्या है, ये विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। तो विलायक के मोल्स की तुलना में इसके मोल्स अपेक्षाकृत कम रहते ही हैं, तो ज्यादातर न्यूमेरिकल लगाते समय हम n प्लस एन को किसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं, केवल विलायक के। तो ये बात आप ध्यान से समझिएगा। अब अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चाहे तो इसको भी हम कर सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये हो जाएगा। और इसको जब चेंज करेंगे, इसको n प्लस एन के प्लेस पर n रख देंगे, तो ये आ जाएगा n अपॉन कैपिटल एन। तो इस वैल्यू को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, और इसका भी हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर वैल्यू केवल पुटअप कर देनी है आपको। तो 1 माइनस पी एस आपको फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ले देते हैं 1 माइनस, और पी नॉट की वैल्यू है 17.535। ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर एक काम हम और कर सकते हैं कि W अपॉन एम और m बाई डब्ल्यू हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू हो जाएगी स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी m डैश अपॉन कैपिटल W डैश। ठीक है ना, वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, स्मॉल w की वैल्यू कितनी है, ये गिवन है आपका 25 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है, और इसका 180 है, इंटू m डैश की वैल्यू कितनी है, 18 है, और 450 ग्राम जल में घोला गया था। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पी एस अपॉन, यानी इस वाले को पूरा इधर ले जाएं, पी एस अपॉन 17.535 इज इक्वल टू, ये डिवाइड मतलब हो जाएगा 1 माइनस 25 अपॉन 180 इंटू 18 अपॉन 450। ठीक ना। तो ये हो गया आपका
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पी एस इजक्वल टू पी एस अपान 17.535 इजक्वल टू जाएगा 1 माइनस, तो ये वैल्यू आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, दिया जाएगा 1/180। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 179/180, और फिर से इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.9944। तो फाइनली आपके पास वैल्यू आ गई पी एस अपान 17.535 इज इक्वल टू 0.9944। ठीक है ना। तो पी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा 17.535 इंटू 0.9944। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 17.437। अगर 7 को हटा दें तो यहाँ पर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो यहाँ 4 ले सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही आपकी आ जाएगी MMH। तो ये हो गया आपका आंसर। एक मिनट, ये आपका आंसर आ गया 17.44 mmHg। ठीक है ना। तो यही है आपका जल का वाष्प दाब विलयन में, या आप कह सकते हैं विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज का नंबर आपका 35। 298 केल्विन पर बेंजीन में मेथेन की मोललता, तो यहाँ पर मेथेन की मोललता से मतलब मेथेन की विलेयता से है, उसकी जो कंसंट्रेशन है के लिए हेनरी स्थिरांक की वैल्यू आपको दी गई है 4.27 × 10⁵ mmHg, और 298 केल्विन ताप तथा 760 mmHg ताप पर बेंजीन में मेथेन की विलेयता की गणना करनी है आपको। तो चूंकि हेनरी नियम में आपको जो गैस की विलेयता है वो किस रूप में मिलती है, मोल प्रभाज के फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना है इससे, आपको निकालना है कि मोल प्रभाज उसका कितना है। तो बहुत आसान सा सवाल हो जाएगा ये, बस अगर ये आप रिजॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर हमको विलेयता निकालनी है। विलेयता किस फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं हेनरी नियम में, वो पढ़ते हैं मोल प्रभाज के रूप में। फार्मूला आपको याद होगा कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH, यानी आंशिक दाब जो गैस का है वो KH इंटू X गैस के होता है, ये मोल प्रभाज का सिंबल है। तो हमको यही चीज़ निकालना है, और क्या क्या गिवन है हम वो भी देख सकते हैं इसमें। हेनरी स्थिरांक की वैल्यू हमको दी गई है, KH की वैल्यू ये है, और पार्शियल प्रेशर किस दाब पर हमको विलेयता निकालनी है 760 mmHg पर। तो सीधे आप क्या करिए, गैस का मोल प्रभाज, गैस इसमें कौन सी है, मेथेन है, किसमें घोलना है, बेंजीन में, तो गैस का मोल प्रभाज आ जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर अपॉन KH। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है 760 mmHg और KH की वैल्यू है 4.27 इंटू 10⁻⁵। तो X गैस ये कितना आ जाएगा आपको सॉल्व करोगे तो, देखिए अभी mmHg में है, mmHg कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं होगी। तो इसका सॉल्व करने के बाद 1.78 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऊपर जाएगा 10⁻5 होगा, लेकिन आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेथेन की बेंजीन में जो विलेयता है वो इतनी है, यानी उसका मोल प्रभाज उसके अंदर इतना है। किस टेम्परेचर और प्रेशर पर, 298 केल्विन ताप और 760 mmHg प्रेशर पर। अगर फिगर में देखें तो इसको ये है, मान लीजिए बेंजीन है इधर पूरा विलायक के फॉर्म में, और इसमें मेथेन डिजॉल्व कर रहे हैं, तो मेथेन का यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो 760 mmHg है। ठीक ना, किसका, मेथेन का। तो जब इसके सरफेस पर इतना प्रेशर होगा तो इसका मोल प्रभाज इसमें मेथेन का कितना चला जाएगा, 1.78 इंटू 10⁻3। ये है पूरा आपका जो सवाल था ये। तो आंसर आपका आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 और एक्सरसाइज का नंबर है 36। क्या है क्वेश्चन, देखिए पढ़ते हैं। द्रव A है जिसका मोलर द्रव्यमान दिया है, तो हमने उसको Ma से रिप्रेजेंट कर दिया है, Ma 140 है इसका, यानी मोलर द्रव्यमान के 100 ग्राम को द्रव B जिसका कि मोलर द्रव्यमान 180 है के 1000 ग्राम में घोला गया। मतलब ये द्रव B हो गया, ये B था, और इसमें A को डिजॉल्व कर दिया, घोल दिया गया। द्रव B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को हम दिखाते हैं P0 से। किसका गिवन है, B का है, तो इसको नोट कर लेते हैं 500 टार। वैल्यू वही रहने देंगे, मतलब मात्रक वही रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, वही रिपोर्ट भी करना है। तो शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब तो P0 भी लिखा जाएगा। यदि विलयन का कुल वाष्प दाब 475 हो तो कुल वाष्प दाब को हम दिखाते हैं कैपिटल P से, तो ये हो गया 475 टार। ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, द्रव A की शुद्ध अवस्था में तथा विलयन में वाष्प दाब की गणना करनी है। तो जब A विलयन में चला जाएगा तो इसका आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा, और तब उसको हम सिंबल देते हैं PA, ये आपको निकालना है। और क्या निकालना है,
शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब यानी पी नॉट ए भी आपको पता करना है, ये चीज़ें। और क्या क्या गिवन है, अगर देखा जाए तो हमको दिया है WA दिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम, और MA दिया है 140 ग्राम यानी मोलर मास, ग्राम पर मोल आएगा ये। और फिर WV गिवन है 1000 ग्राम, और इसका भी मोलर मास दिया है, वो भी नोट कर देते हैं। मोलर मास MB दिया जाएगा 180 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज हमको गिवन है। तो इसमें हम किस फार्मूले से लगाएं, तो देखिए राउल्ट्स का नियम इसमें लगेगा। राउल्ट के नियम से आप निकालेंगे फार्मूले। अगर देखा जाए तो एक रिलेशन ये होता है कि PV या PA इक्वल टू P नॉट B इंटू काई बी या एक्स भी लोग बोलते हैं इसको, ये मोल प्रभास को व्यक्त करता है। ये फार्मूला हो गया। और ऐसे ए के लिए लगाएंगे तो PA इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए हो जाएगा। और टोटल प्रेशर जो होता है वो डाल्टन का लॉ फॉलो करेंगे तो यह आ जाएगा PA प्लस PB। ये वाले फार्मूले सब लगने हैं, ठीक है ना। एक और लिख देते हैं, P नॉट A इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A इंटू ए का मोल प्रभाज। तो ये 3 फार्मूले हैं जिनका हमको यूज़ करना है इस न्यूमेरिकल को लगाने में। तो पहले जो हमको वैल्यू मिल रही हो उससे हम प्रोसीड करेंगे। तो इसमें देखिए ये वैल्यू आपको PV की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, PV का नहीं पता है, लेकिन P नॉट हमको पता है। और मोल प्रभास हम निकाल लेंगे इस वैल्यू से, तो हमको PV मिल जाएगा। जब PV मिल जाएगा तो हम यहाँ पर टोटल हमको चूंकि पता है PA निकाल लेंगे, ओके। और जब PA निकल जाएगा तो PA की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, P नॉट A निकल जाएगा, मोल प्रभास हमारा यहाँ से निकल आएगा। तो सबसे पहले हम प्रोसीड करते हैं मोल प्रभास से। तो दोनों के मोल प्रभास निकालेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे फिर मोल प्रभास निकालेंगे। तो देखिए मोल प्रभास के लिए हम लिखेंगे सिंबल Na, यानी A का जो मोल प्रभास आएगा, मोल्स आएगा वो कितना आएगा, तो Na इक्वल टू हो जाएगा इसका मास अपान मोलर मास यानी 100 अपान 140, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और इसी तरह से NV यानी B का मोल्स कितना आ जाएगा 1000 अपान 180, ठीक है। थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं। NB इक्वल टू आ जाएगा 1000 यानी V का द्रव्यमान और B का मोलर द्रव्यमान 180 है। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे 100 को 140 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.71, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी A का मोल्स इतना आ गया 0.71, और इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 555 आता रहता, तो 56 कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई दोनों के मोल्स की। अब मोल फ्रैक्शन मान लीजिए A का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन को x से दिखाएंगे, x इक्वल टू हो जाएगा इसके मोल अपान टोटल मोल। तो इसका मोल यानी ये फार्मूला होगा Na अपान Na प्लस Nb। तो ये वैल्यू पुटअप करिए, Na की वैल्यू है 0.71 अपान Na की वैल्यू फिर 0.71 प्लस 5.56। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, जो A का मोल फ्रैक्शन होगा वो आ जाएगा 0.1132, ये वैल्यू आ गई। A का मोल प्रभास निकला है अभी तक, ठीक है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, XV को, अगर हमको B का मोल प्रभास निकालना है तो हम पूरी वैल्यू ये पुटअप नहीं करेंगे। एक फार्मूला आपको बताया था कि सभी मोल फ्रैक्शन का टोटल सम 1 होता है, तो 1 में से माइनस करके निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा XV का 1 माइनस 0.1132। तो XV की वैल्यू जो आ जाएगी, यानी B का मोल प्रभास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.8868। तो ये 2 वैल्यू हमको मिल गई, मोल फ्रैक्शन दोनों के मिल गए, ठीक है। अब क्या करना है हमको, पहले हम वैल्यू पुटअप करेंगे इस वाले फार्मूले में। तो यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। P नॉट B हम निकालें पहले, PV निकालें। तो देखिए P नॉट B की वैल्यू हमको गिवन है जो कि है 500 टार इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.8868, ये वैल्यू आ गई। तो PV की वैल्यू निकल करके आ जाएगी कितना 443.4। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 443.4 टार, ठीक है ना, टार आप लिख सकते हैं। ये हो गया। अब जब हमको PV मिल गया, PV की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई, तो हम यहाँ इस फार्मूले में आते हैं, यानी इस फार्मूले लिखते हैं, ये कुल दाब का है और PA इन प्लस PV। तो P हमारा निकल आएगा इससे, PA इक्वल टू क्या हो जाएगा P माइनस PV। तो ये हो जाएगा 475 P की वैल्यू है, और PV का भी हमने निकाला है माइनस 443.4। तो PA की वैल्यू आ गई आपकी
माइनस कर दिया आपने, तो PA की वैल्यू कितना हो जाएगी 31.6 स्टार। ये आ गया वैल्यू आपका PA, ठीक है ना। अब PA की वैल्यू आप कहाँ पुटअप कर दो, यहाँ पर, तो आपका P0 A निकल आएगा, नहीं शुद्ध अवस्था। एक वैल्यू आपकी आ गई, एक आंसर आपका आ गया ये वाला। अब P0 A के लिए इस फार्मूले में रखिए, यानी PA इज इक्वल टू P0 A इंटू A का मोल प्रभाज। तो P0 A आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा PA अपॉन A का मोल प्रभाज। PA की वैल्यू आपको पता है 31.6 और A का मोल प्रभाज है 0. यहाँ से निकाल लीजिए, ये वैल्यू है ये वाली मोल प्रभाज की 0.1132। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो P0 A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 279.15 टार। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये पूरा न्यूमेरिकल आपका लग गया। कहाँ कहाँ क्या करना था मेरे ख्याल समझ में आया होगा आपको, कि सबसे पहले हम नोट कर लिए जो वैल्यू हमको गिवन थी, फार्मूले लिख लिए हमको किस फार्मूले में क्या लिखना है, किससे पहले प्रोसीड करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। तो उसमें हमको मोल फ्रैक्शन की जरूरत थी, मोल फ्रैक्शन निकाला, फिर इन तीनों फार्मूले में लिख करके कंप्लीट कर दिया। ओके, ठीक ठीक बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आपका शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 26 और एक्सरसाइज में इसका नंबर होगा 38। ओके, तो देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है। बेंजीन तथा टाल्विन, अगर इनका हम फार्मूला लिखें तो आप लोग जानते भी होंगे, बेंजीन C6H6 और C6H5CH3 अगर कर देंगे तो ये टॉल्विन हो जाएगा। तो ये टॉल्विन हो गया, ये बेंजीन हो गया, ठीक है ना। ये इनके फार्मूले हैं। बेंजीन तथा टॉल्विन सांद्रण की संपूर्ण परास में आदर्श विलयन बनाते हैं, मतलब जब इनको मिक्स किया जाएगा तो विलयन जो बनेगा वो आदर्श विलयन होगा, ठीक ना। और आदर्श विलयन होगा इसलिए ये राउल्ट्स लॉ को पूरी तरह फॉलो करेंगे, ये आपको ऐसे सोच लेना है। फिर लिखा है शुद्ध अवस्था में 300 केल्विन पर बेंजीन तथा टॉल्विन के वाष्प दाब इतना इतना है। यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टॉल्विन के साथ मिलाया जाए तो वाष्प अवस्था में बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो आपको निकालना है वाष्प अवस्था में बेंजीन के मोल प्रभाज, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, मतलब पहले देख लेते हैं कि हमको निकालना क्या है। तो है बेंजीन का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज, इसका फार्मूला क्या है। तो एक फार्मूला आपको लेसन में पढ़ाया भी था हमने कि वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है उसको कैसे निकाला था, वहीं से ये निकलेगा। P इज इक्वल टू इंटू टोटल प्रेशर, ये फार्मूला था वेपर फेज के लिए, वाष्प प्रावस्था, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हमको चाहिए बेंजीन का, तो हम यहाँ बेंजीन लिखते हैं, B फॉर बेंजीन हो जाएगा, और यहाँ भी V कर सकते हैं, और P टोटल मतलब कुल वाष्प दाब होगा, ये P मतलब टोटल वाष्प दाब, ठीक है ना। अब हमको अगर निकालना है वाष्प प्रावस्था में बेंजीन का मोल प्रभाज, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू वाष्प प्रावस्था में बेंजीन का आंशिक दाब अपन टोटल दाब। इस फार्मूले से हम लोग इस न्यूमेरिकल को लगा लेंगे, मतलब फार्मूला यही है, मैंने इसको अरेंज कर दिया। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम सोचते हैं कि कैसे हमको क्या क्या चीज़ें पता हैं और क्या क्या चीज़ें निकालनी है। तो देखिए हमको निकालना है इसका आंशिक दाब, किसका, बेंजीन का आंशिक दाब निकालना है। तो जो वेपर फेज में आएगा वही उसका आंशिक दाब होगा, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको राउल्ट्स लॉ लगाना पड़ेगा। फिर टोटल प्रेशर के लिए हमको बेंजीन का आंशिक दाब और टॉल्विन का आंशिक दाब दोनों ऐड करना पड़ेगा, ठीक ना। यानी P टोटल जो हो जाएगा वो बेंजीन प्लस टॉल्विन के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होगा, ये चाहिए हमको। अब ये कहाँ से निकालेंगे और ये कहाँ से निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है PV इक्वल टू P0B, यानी बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू बेंजीन का मोल प्रभाज। इसी तरह से टॉल्विन के लिए भी निकाल लेंगे, PT इक्वल टू P0T इंटू काई या XT, यानी टॉल्विन का मोल प्रभाज, ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हम PA PV निकाल लेंगे, या बेंजीन का वाष्प दाब और इसका टॉल्विन का निकाल लेंगे इस फार्मूले से। अब इसमें फिर से मोल प्रभाज कहाँ से निकालेंगे, तो उसके लिए हमको मोल्स निकालने पड़ेंगे और मोल प्रभाज का फार्मूला लगा के दोनों का मोल प्रभाज निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑर्डर होगा। तो हम शुरुआत सबसे पहले कहाँ से करेंगे कि मोल प्रभाज निकालने के लिए हमको मोल्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम मोल्स से शुरुआत करेंगे, ठीक ना। तो ये मैंने फार्मूले लिख दिए थे कि किस ऑर्डर में आपको चलना है, यानी हमारा टारगेट ये है, ये सारी वैल्यूज पता करना, उन वैल्यूज को पता करने के लिए हमको इस तरह से प्रोसीड करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है, हमको वो नोट कर लेते हैं, और जो गिवन होता है उसको जरूर आप नोट करिए। तो 300 केल्विन, टेम्परेचर का कोई खास रोल इसमें नहीं है कि न्यूमेरिकल में कहीं आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। वाष्प दाब, तो यहाँ पर शुद्ध अवस्था में टॉल्विन और बेंजीन के वाष्प दाब दिए हैं, तो उसको हम नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा गिवन अमाउंट, गिवन वैल्यू
तो आपको दिया है पी नॉट बी, यानी बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है 50.71, ठीक ना। और क्या गिवन है, पी नॉट टी यानी टॉल्विन का भी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है 32.06 mmHg, दोनों का मिलीमीटर मरकरी है। और इसी फॉर्मेट में हम लोग रिपोर्ट कर देंगे, कोई हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है यूनिट को। और क्या गिवन है, 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टॉल्विन मिलाया गया, मतलब ये 100 ग्राम टॉल्विन है, इसमें 80 ग्राम क्या मिला दिया गया, बेंजीन। तो सोल्यूशन बन गया, ये स्थिति है। तो आपको मास दिया है बेंजीन का कितना, 80 ग्राम, और मास दिया है टॉल्विन का 100 ग्राम, ठीक है। तो ये मिल गया। अब हम मोल्स निकाल सकते हैं, इतनी वैल्यू हमको गिवन है। और हमको निकालना क्या है, मोल प्रभाज निकालना है XB का, किस फेज में, वेपर फेज में। क्योंकि देखिए सॉल्यूशन में उसका मोल प्रभाज अलग होगा, वेपर फेज में अलग होता है। इसीलिए जब हम वेपर फेज में निकालेंगे तो ये सारी वैल्यू जो 80 ग्राम है, उनका मोलर मास है, वो सब यूज करेंगे। लेकिन वेपर फेज में हम उससे नहीं निकाल सकते, ओके। तभी हमको 2 बार मोल प्रभाज निकालना पड़ रहा है, नहीं तो एक ही बार में आ जाता है, इन सब की जरूरत पड़ती ही ना। देखिए इसमें हम एक चीज और नोट कर दें, तब फिर शुरुआत करते हैं लगाने की। इनके मोलर मासेस को भी नोट कर लेते हैं। MB बेंजीन का मोलर मास, इससे आप निकाल लेंगे 78 होगा, और टॉल्विन का मोलर मास हो जाएगा 92 ग्राम पर मोल होता है, तो बार बार हम यूनिट नहीं लिखते हैं। अब देखिए शुरुआत करते हैं, पहले मोल्स निकालते हैं फिर मोल फ्रैक्शन। तो इसके लिए बेंजीन के लिए हम B सिंबल और टॉल्विन के लिए T, तो पहले हम इसके मोल्स निकालते हैं NB। तो NB इक्वल टू आपको पता है मास अपॉन मोलर मास, तो मास है इसका 80 ग्राम और मोलर मास है इसका 78। तो ये वैल्यू अगर डिवाइड करोगे आप लोग कितनी आ जाएगी, 1.026, ये नंबर आप मोल्स आ गए। इसी तरह से NT भी आप निकाल सकते हैं, टॉल्विन का मोलर मोल्स। तो टॉल्विन के मोल के लिए टॉल्विन का मास रखना पड़ेगा और इसका मोलर मास रखना पड़ेगा 92, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.087। तो आपको दोनों के मोल्स मिल गए। अब मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। XB यानी बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, क्या फार्मूला होता है, बेंजीन जिसका भी आप मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स नीचे, तो 1.026 प्लस 1.087। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मोल इसका फ्रैक्शन निकल आएगा 0.486। ये किसके मोल प्रभाज आ गए, बेंजीन के। अब दूसरा तरीका है कि अगर टॉल्विन का निकालना है तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, टॉल्विन इक्वल टू 1 माइनस 0.486 करके आप निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 0.514, ये इसका टॉल्विन का मोल प्रभाज आ गया, ओके। अब हम अप्लाई करेंगे राउल्ट्स लॉ, जिससे कि हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकें, आंशिक दाब वेपर फेज में। तो देखिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है बेंजीन के लिए, टॉल्विन के लिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन यानी बेंजीन का आंशिक दाब जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए फार्मूला ये है P नॉट इंटू XB। तो P नॉट का मतलब शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब है वो 50.71 इंटू बेंजीन का मोल प्रभाज निकाल लिया आपने, ये वैल्यू पुटअप करेंगे 0.486, ठीक ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंशिक दाब आपका आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा 65 mmHg ही सब यूनिट रहेंगे आपकी। इसी तरह से टॉल्विन का आप निकाल सकते हैं। शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब है 32.06 इंटू इसका मोल प्रभाज इतना आया हुआ है 0.514, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 16.48, ठीक ना। अब दोनों के हमको PB और PT मिल गए, यानी दोनों के टॉल्विन और बेंजीन के आंशिक वाष्प दाब हमको मिल गए, ठीक है ना, इस फार्मूले से। अब हम क्या करें, दोनों को ऐड करके टोटल प्रेशर निकाल लें, यानी P टोटल इक्वल टू PB प्लस PT, यानी बेंजीन का आंशिक दाब और टॉल्विन का आंशिक दाब। तो ये ऐड कर लीजिए, PB के प्लेस पर क्या रख देंगे 24.65 प्लस PT के प्लेस पर 16.48, और इन दोनों की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी P टोटल हो जाएगी 41.13 mmHg में भी रहेगा 41.13 mmHg, ठीक है। तो टोटल प्रेशर आ गया। अब फाइनली आप किस फार्मूले पर आ जाइए, इस वाले फार्मूले कि वाष्प प्रावस्था में बेंजीन का मोल प्रभाज, आपने देखिए बेंजीन का मोल प्रभाज यहाँ भी निकाला है, लेकिन ये वाष्प प्रावस्था में नहीं, ये विलयन प्रावस्था में है। अब वाष्प प्रावस्था में कैसे निकलेगा, वाष्प प्रावस्था का मतलब कि इसमें से बेंजीन और टॉल्विन वेपोराइज हुए और यहाँ जो वेपर्स बन रही इसमें उसका मोल प्रभाज कितना है, तो उसके लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यानी XV। तो यहाँ हम लिख देते हैं वाष्प, यानी वाष्प में
ये ऐसे लिख दिया हमने। तो वाष्प में बेंजीन का मोल प्रभाज ये किसके इक्वल होगा? जो उसका आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब आपका ये है 24.65 और टोटल प्रेशर पी टोटल 41.13 है। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.60 mmHg। mmHg नहीं आएगा क्योंकि मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं होती, तो बस इतना ही आंसर आपका हो गया। तो वाष्प अवस्था में ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें ध्यान क्या देना आपको कि हम जो विलयन प्रावस्था में उसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसी वैल्यू को वाष्प वाले में ना लिख दें। वाष्प प्रावस्था का मोल प्रभाज अलग होता है। ओके, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये आंसर हो गया आपका सवाल का। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 और एक्सरसाइज में आपका 39 होगा। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये कि वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। वायु में बहुत सारी गैसेज होती हैं, लेकिन इसके जो मुख्य घटक हैं वो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि वायु में मुख्यतः लगभग 20% से 21% ऑक्सीजन, 79 to 80% नाइट्रोजन। ठीक ना। कुछ ट्रेसेस में और गैसेज होती हैं, ठीक है, जिनका 298 केल्विन पर आयतनानुसार यानी आयतानुसार लगभग अनुपात 20% और 79% है। तो इसका अगर लिख दिया गया है आयतनानुसार तो इसका मीनिंग क्या होता है कि 20% V/V, ये तरीका आपको बता रखा है, और नाइट्रोजन का 79% V/V। यानी अगर 100 ml टोटल मिक्सचर लिया जाए वायु का तो उसमें 79 ml आपका नाइट्रोजन होगा और 20 ml क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ये मीनिंग है इसका। ओके, तो समझ गए होंगे इसको। अब फिर कह रहा है 10 atm दाब पर जल वायु के साथ साम्य स्थिति में है। मतलब कुछ इस तरह की घटना है कि आपका वाटर है ये, और यहाँ जो ये वायु है तो इसकी सतह पर टोटल प्रेशर जो लग रहा है वो 10 वायुमंडल दाब है। तो 10 वायुमंडल दाब पर ये इसमें डिजॉल्व हो रही है वाटर में और बाहर भी जा रही, मतलब साम्य की स्थिति में है गैसें। ठीक ना। तो गैसों में, गैसों की जल में विलेयता ये मतलब हो रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब हेनरीज लॉ ही इसको गवर्न करेगा। हमको पता चल गया कि हेनरीज लॉ से यानी हेनरी के नियम से ही हम सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, तो 10 atm दाब पर जल वायु के साथ साम्य की स्थिति में है। यदि इस ताप पर O2 तथा N2 के लिए हेनरी नियम स्थिरांकों के मान ये हैं, तो जल में इन गैसों के संघटन की गणना कीजिए। अभी जो पहला सवाल लगाया था उसमें वेपर फेज में संघटन पूछा गया था, अब की बार यहाँ पूछा जा रहा है द्रव में। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत कैसे करेंगे हम। अगर जल में इनका संघटन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको इन दोनों गैसों के मोल प्रभाज निकाल देने हैं, और जब मोल प्रभाज आप निकाल देंगे वही इनका संघटन हो जाएगा। तो टारगेट क्या आपका है? मोल प्रभाज की गणना करना। कहाँ पर? विलयन में। ठीक है, तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी, देखिए हेनरी का नियम क्या है, पहले उसको लिखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है ना, यानी गैस का आंशिक दाब ये बराबर होता है हेनरी स्थिरांक के और गैस के मोल प्रभाज के। ये फार्मूला है हमारा। हमको KH गिवन है, इसमें दोनों गैसों के लिए KH का मान यानी हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया है। अगर हमको गैस का मोल प्रभाज इस विलयन में चाहिए तो हमको गैस का आंशिक दाब पता होना चाहिए। तो हमारा टारगेट पहले है गैस का आंशिक दाब पता करना, फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल करके मोल प्रभाज निकाल लेना, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो देखिए पार्शियल आंशिक दाब कैसे निकालेंगे। तो देखिए N2 का आंशिक दाब, इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा कि N2 का मोल प्रभाज इंटू टोटल प्रेशर। गैस अवस्था में ही तो होता है। N2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा आंशिक दाब वो हो जाएगा X/N2 इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर यानी कुल दाब, हिंदी में लिख देते हैं। वाष्प प्रावस्था में या गैस में आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीछे भी किया भी आपने। ठीक ना। तो ये हम लिख देते हैं गैसीय मिश्रण में या वायु में लिख देते हैं, वायु में इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए एक चीज आपको और समझाएं। यहाँ जो गैसों के आयतन के अनुसार उनका कंसंट्रेशन दिया है उसको आप मोल्स मान सकते हैं।
ठीक ना। तो अगर 20% इसका है, 79% इसका है, टोटल 100% है, तो कुल मोलों की संख्या 100 आप मानेंगे, और जिसका मोल रखना हो, सॉरी, जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल्स ऊपर रख दीजिए। तो जब कभी गैसों के आयतन आपको गिवन हो, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब कभी गैसों के आयतन आपको गिवन हो तो समझ जाइए आपके पास मोल्स मौजूद हैं, ठीक ना। आप उसको मोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हमने भी कर लिया यहाँ पर। तो इसके मोल्स ऑक्सीजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं। तो आंशिक दाब हमको नाइट्रोजन का निकालना है, तो हम पहले नाइट्रोजन का यूज करेंगे, Pn2 नाइट्रोजन का आंशिक दाब। तो वायु में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन के मोल 79 है, ठीक है, और टोटल मोल की संख्या कितनी है, 100 है, परसेंट दिया तो 100 होगी, और कुल दाब कितना है, 10 वायुमंडल है यानी 10 atm है। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, ये 7.9, कितना आ जाएगा, 7.9 atm। ओके, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर लें किसमें, mmHg में। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया है वो mmHg में दिया गया है। तो अगर इसको हम mmHg में कन्वर्ट करें तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, इसको 760 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 60048 mmHg में आ जाएगा, mmHg, ठीक ना। तो ये वैल्यू याद कर लीजिएगा आप लोग कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 760 mm या mmHg पूरा। तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो हमको नाइट्रोजन का आंशिक दाब पता चल गया। इसी तरह से आप किसका निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का निकाल लीजिए। तो ऑक्सीजन के लिए क्या फार्मूला यही रहेगा कि ऑक्सीजन का मोल प्रभाज गुणे कुल दाब। तो यहाँ हो जाएगा 20/100 गुणे 10, तो ये हो गया 200, और डिवाइड किया तो 2 आ गया एटमॉस्फेयर, और 760 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1520 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, लेकिन 1520 हमको किस में लेना है, mmHg में लेना है। तो ये वैल्यू हमारी 2 मिल गई, यानी आंशिक दाब हमको पता चल गया। अब कुछ समस्या नहीं है, हेनरी का नियम लगाएंगे और हमको मोल प्रभाज मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे स्टेप पर आते हैं, इस वाले फार्मूले पर, Pn2 = KH × X(N2). अब ये विलेन में आ गए हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको, विलेन में, यानी विलेन में N2 का मोल प्रभाज। और ये मोल प्रभाज कहाँ था, ये गैस में था यानी वायु में था, तो हमको यही चाहिए। तो ये हो जाएगा X(N2) विलेन में, क्या बन जाएगा फार्मूला, ये अपान ये, यानी Pn2/KH। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। Pn2 का वैल्यू आपने निकाला है 6004 अपान, अब देखिए KH की वैल्यू N2 के लिए क्या है, O2 तथा N2 के लिए ये वैल्यू है 6.51 × 10⁻7। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो X(N2) आ जाएगा वो आ जाएगा 9.22 × 10⁻5, ठीक ना। तो आपको एक वैल्यू मिल गई। सेम इसी तरह से O2 का भी निकाल सकते हैं विलेन में। तो ये हो जाएगा PO2/KHO2। तो ये वैल्यू PO2 की कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ से 1520 mmHg है, अपॉन KH की वैल्यू 3.30 × 10⁻7 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.61 × 10⁻5। तो मोल प्रभाज आपके विलेन में दोनों के आ गए, और यही आपके दोनों आंसर ये संगठन को बता रहे हैं कि आखिर जो गैसों का जलीय विलयन है उसमें दोनों का संगठन, ये दोनों की मात्रा कितनी कितनी है। तो मोल प्रभाज के रूप में दोनों का अमाउंट इतना इतना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो संगठन से मतलब समझ में आया, क्या करना है हमको, मोल प्रभाज निकाल लेना उनका। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 28 और एक्सरसाइज में आपका नंबर होगा 40। क्या है क्वेश्चन, देखिए, कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक विद्युत अपघट्य है, जिसके लिए वान ठाप गुणक I = 2.47 दिया है, कि उस मात्रा को ज्ञात कीजिए जिसे 27 डिग्री सेल्सियस पर इतना लीटर जल में घोलने पर उत्पन्न परासरण दाब 0.75 एटमॉस्फेयर हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर आयतन लीटर में है, एटमॉस्फेयर में है,
टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और परासरण दाब का जब क्वेश्चन आपको लगाना हो तो आपको कोई और वैल्यू चेंज नहीं करनी होती है जनरली, सामान्यतया, लेकिन टेम्परेचर आप जरूर चेंज कर लेंगे अगर डिग्री सेल्सियस में है तो, क्योंकि उसका रूल्स है कि परासरण दाब एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन में जो ताप है उसके समानुपाती होता है, ठीक है ना, इसलिए बदलना जरूरी होता है। देखिए ध्यान से, हमको क्या क्या वैल्यू गिवन है हम नोट कर लें। तो इसमें सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड का वैल्यू I इक्वल टू 2.47 ये गिवन है। टेम्परेचर हमको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा 300 केल्विन। तो टेम्परेचर केल्विन में हो, आयतन लीटर में हो और प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो तो R की जो वैल्यू होती है, इसमें R की वैल्यू जरूरत पड़ेगी 0.0821 हो जाएगा इसकी वैल्यू। परासरण दाब इसका दिया है 0.75 atm और आयतन भी दिया है 2.5 लीटर, ठीक ना, ये सारी वैल्यू हमको पता है। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, आपको विद्युत अपघट्ट का परासरण दाब का फार्मूला पढ़ाया भी है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, बस I से गुणा कर देना होता है 1/2 फैक्टर से, यानी ये फार्मूला होता है ICRT। अगर हम C को ब्रेक करें थोड़ा सा तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्या होता है ये, नंबर ऑफ मोल्स यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन। तो इसको हम N/V कर सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन, और RT हो जाएगा। थोड़ा और ब्रेक कर लें तो I इंटू N को ब्रेक करें तो मास अपान मोलर मास हो जाएगा इंटू वॉल्यूम RT। और हमको जो पता लगाना है वो यही लगाना है, ये विलेय का द्रव्यमान यानी उस मात्रा लिखा है ना, तो अमाउंट पता लगाना है विलेय का, कैल्शियम क्लोराइड का कितना अमाउंट डिजोल्व किया जाए कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि परासरण दाब आपका इतना हो जाए। तो फाइनली हम लोग इस फार्मूले पर आ गए हैं, इसी का यूज कर लें, वैल्यू पुटअप करें इसी में, बस हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू आपको दी है 0.75 इज इक्वल टू, आई की वैल्यू भी गिवन है आपको 2.47 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, आर की वैल्यू है 0. यानी ये वाला आर की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, आर की वैल्यू है 0.0821 और टी की वैल्यू कितना हो जाएगी 300 केल्विन अपॉन कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास आप निकाल लेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का होता है 40 और ये हो जाएगा 71, तो ये आ जाएगा आपका 111, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो 111 यहाँ आप रख लीजिए, मोलर मास हो गया इसका, यानी हम इसको लिख देते हैं फिर से, यानी स्मॉल m यानी मोलर मास कैल्शियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान की वैल्यू हो जाएगी 111, ठीक है ना, 111 ग्राम पर मोल, तो वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए। तो 111 हो गया। आयतन आपको रखना है 2.5 लीटर, ये आ गया वैल्यू। तो अगर W इसमें से हम निकालें तो क्या आ जाएगा वैल्यू, W इक्वल टू आ जाएगा 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 अपॉन 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300। और इस पूरे वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको कैल्शियम क्लोराइड की उस मात्रा का पता चल जाएगा जिसको डिसॉल्व करने पर, जिसको घोलने पर 2.5 लीटर जल में इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.42 ग्राम, 42 ग्राम। बस यही आपका आंसर हो गया इस सवाल का, ये 3.42, ठीक है, समझ गए होंगे बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29 और एक्सरसाइज जब आप देखेंगे तो उसमें 41 होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इसमें भी परासरण दाब ही निकालना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिलीग्राम K2SO4 को 2 लीटर जल में घोलने पर प्राप्त विलयन के परासरण दाब की गणना करनी है। क्या निकालना है आपको, परासरण दाब, ठीक है ना। यह मान लीजिए कि K2SO4 पूर्ण रूप से वियोजित होता है, ठीक है, सबका मीनिंग है, अभी समझाते हैं आपको। तो आपको निकालना क्या है, परासरण दाब। क्या गिवन है आपको, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 273 जोड़ेंगे तो ये 298 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर K2SO4 का अमाउंट दिया है स्मॉल w 25 मिलीग्राम है और इसको आपको चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, ठीक ना, क्योंकि मोलर द्रव्यमान मिलीग्राम में नहीं होता है, ग्राम पर मोल में होता है, इसलिए हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये आप चाहे लिख दो इसको 25 × 10⁻³ ग्राम, या आप लिख सकते हो 0.025 ग्राम, ये भी सही है, ठीक है ना। और क्या गिवन है, आयतन दिया है। तो वास्तव में जल का आयतन दिया है, विलयन का नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि अमाउंट विलेय पदार्थ का बहुत कम है तो यही आयतन विलयन का आयतन मान लिया जाएगा।
तो विलेन का आयतन हो गया 2.5 लीटर। ठीक है ना। अब इसके बाद इसका क्या मीनिंग है, ये मान लीजिए कि K2SO4 पूर्ण रूप से वियोजित होता है, तो K2SO4 एक विद्युत अपघट्य है। तो ये वॉल्यूम इसका 2 लीटर दिया था, हमने 2.5 लिख दिया था, गलत था, तो 2 लीटर होगा यहाँ पर। ओके, अब चलिए, तो K2SO4 एक विद्युत अपघट्य है, और विद्युत अपघट्य पानी में डिजॉल्व जब किए जाते हैं, घोले जाते हैं, तो वियोजित हो जाते हैं, बहुत बार बताया इसको। तो इसके लिए वान हाफ गुणक वाला फार्मूला यूज होता है। तो अभी पिछले सवाल में हमने लगाया था, सेम वही फार्मूला यहाँ यूज होगा, लेकिन पहले दिखा देते हैं आपको कि K2SO4 किस तरह से वियोजित होगा। तो जब इसको पानी में आप घोलेंगे, एक्वस फॉर्म में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2K प्लस एक्वस प्लस SO4 डबल माइनस एक्वस। चूंकि पूर्ण वियोजन है तो सबका सब डिसोसिएट हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जब किसी भी विद्युत अपघट्य का पूर्ण वियोजन हो जाए तो आपको I निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। I की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। सिर्फ आप इसको काउंट कर लीजिए, कितने आयन जनरेट हुए, 2 पोटेशियम के, 1 सल्फेट का, टोटल 3, तो I की वैल्यू भी वही आएगी। निकाल के आपको दिखा देते हैं, ये वाला फार्मूला आपको सिखाया है, I-1 इंटू N-1। चूंकि ये है 100% यानी पूर्ण रूप से वियोजन हो, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1, I-1 अपॉन 3-1, तो I-1 इक्वल टू हो गया 2, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा। तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है, ठीक है ना, तो I की वैल्यू आप सिर्फ उसके वियोजन से ही निकाल सकते हैं, किसी फार्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आयंस आया वही I की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये क्लियर हो गया इतना। अब हम फार्मूला लगाएंगे वही पहले वाला, अभी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया था कि ये इक्वल टू I इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू v, और यहाँ पर RT हो जाएगा। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया, I की वैल्यू है 3, स्मॉल w वैल्यू है 0.025, R की वैल्यू वही ली जाएगी 0.0821, और T 298 केल्विन है, अपॉन m का मतलब इसका मोलर मास है, किसका, K2SO4 जो विलेय पदार्थ होता है उसका मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान इसका है 174 इंटू आयतन है 2 लीटर। तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यानी परासरण दाब की जो वैल्यू आ जाएगी वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगी 5.27 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, क्योंकि R की जो वैल्यू है उसमें वायुमंडल रहता है, इसके मात्रक में है तो यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सवाल ये सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज के जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर दिए हैं, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उससे आप लाभ उठाइए। ठीक है ना। तो अब अगला चैप्टर इसके बाद फिर शुरू करेंगे, तब तक आप इसका अध्ययन अच्छे से आप कर लीजिए। थैंक यू।